स्टूडेंट्स, आज हम बायोकेमिस्ट्री यूनिट 4 की स्टडी करेंगे। बायोकेमिस्ट्री यूनिट 4 का आपका जो सिलेबस है इस स्लाइड्स में दिया गया है। आपका यूनिट 4 का जो रिसर्च टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड्स आर लार्ज biomolecules and biopolymers which are essential for genetic informations. Nucleic acids are mainly of two types, DNA and RNA. Genes are the segment of DNA that carries the genetic information as a genetic code. Various components of DNA are shown in flowchart as shown in next slide. जो न्यूक्लिक एसिड्स है ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है और जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड से मिलकर बना होता है। अगर हम न्यूक्लियोसाइड को डिवाइड करें तो यह नाइट्रोजनस बेस और शुगर से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजन बेस को फर्दर डिवाइड करने पर दो टाइप के नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोटाइड्स में होते हैं। नंबर 1 प्यूरिन्स और नंबर 2 pyrimidines। प्यूरिन्स दो टाइप्स के पाए जाते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड pyrimidines आर प्रेजेंट इस थ्री टाइप, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। Other side, sugar is two types present. First is ribose sugar and second is deoxyribose sugar. Nucleotide made of phosphate, pentose sugar and nitrogenous base. यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर दिया गया है जहाँ पे जो आपका फर्स्ट साइड में आपका एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल दिखाया गया है जो राइबोज शुगर से ईस्टर बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ा हुआ है। इसका जो ज्वाइंट पॉइंट है 5th पोजीशन है। राइबोज शुगर 5th पोजीशन फॉस्फेट के ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है। अदर साइड राइबोज की जो 1 पोजीशन है, राइबोज जो कि मिडिल में है, राइबोज की 1 पोजीशन आपके जो बेस है नाइट्रोजन बेस उसके 9th पोजीशन से जुड़ा हुआ है। तो 1-9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है जो शुगर और नाइट्रोजन बेस को आपस में कनेक्ट करता है। राइबोज शुगर की जो 2 पोजीशंस होती है यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंस होता है और 3 पोजीशन पर एक हाइड्रोजन एंड एक OH ग्रुप प्रेजेंस होता है। तो इस तरीके से देखते हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स इज मेड ऑफ फॉस्फेट, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लियोसाइड मेड ऑफ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। अगर हम फॉस्फेट को हटा दें न्यूक्लियोटाइड से तो न्यूक्लियोसाइड बचेगा। तो न्यूक्लियोसाइड में 2 पार्ट होंगे, एक आपकी पेंटोज शुगर होगी और दूसरी नाइट्रोजनस बेस होगी। यहाँ पे आपके 2 टाइप के न्यूक्लियोसाइड दिए गए हैं। एक में है प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड। प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड में आपका यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस है वो प्यूरिन्स है और दूसरे एग्जाम्पल्स में pyrimidine न्यूक्लियोसाइड दिया गया है जहाँ पर आपका जो नाइट्रोजन बेस है वो आपका pyrimidines है। एक्स वाई प्यूरिन में जो आपका एक्स है वो OH या NH2 को रिप्रेजेंट करता है और वाई हाइड्रोजन OH या फिर NH2 ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जेड है हाइड्रोजन या फिर मिथाइल ग्रुप हो सकता है। और रिबोज शुगर में दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, 2 पोजीशंस पे या तो OH ग्रुप हो सकता है या फिर H ग्रुप हो सकता है। रिबोज शुगर contain hydrogen
nitrogen at second positions and it is present in RNA, and deoxyribose sugar which contain OH at second position present in DNA. Type of sugar. Sugar present in nucleic acid is ribose or deoxyribose. Ribonucleoside and form a ribonucleoside or deoxyribonucleoside. Ribonucleoside contain OH group at second positions, whereas deoxyribonucleoside contain H group in second position. Type of nitrogenous base. Nitrogen base are two types, purines and pyrimidines. Purines are adenine and guanine. Adenine represents a symbol A, guanine represents a symbol G. Whereas pyrimidines has cytosine, thymine and uracil. Cytosine, thymine presents in DNA and uracil presents in RNA. प्यूरिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है. प्यूरिन contains two rings, one 6-member rings and one 5-member rings. एडेनिन का अगर डायग्राम देखें तो एडेनिन में रिंग में 1 पोजीशन और 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन है और 1 पोजीशन के नाइट्रोजन के पास में NH2 ग्रुप अटैच्ड रहता है. तो जब अगर हम ग्वाइनिन का स्ट्रक्चर देखें तो 2 पोजीशन पे NH2 ग्रुप अटैच रहता है और 1 पोजीशन के पास वाली पोजीशन पे एक कीटोन ग्रुप CO ग्रुप आ जाता है आपका. तो ग्वानिन कंटेन 2 substituents CO and NH2, whereas adenine contain only NH2 group. pyrimidines की अगर बात करें तो थाइमीन के स्ट्रक्चर्स में देखते हैं 2 CO ग्रुप प्रेजेंस है और एक CH3 ग्रुप प्रेजेंस है. और जो थाइमीन में 1 and 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप रिंग में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि तीनों कंपाउंड्स में सेम है. साइटोसिन की अगर बात करें तो साइटोसिन में एक CO ग्रुप लेस हो जाता है, उसके स्थान पे NH2 ग्रुप आ जाता है और साथ में CH3 ग्रुप भी इसमें प्रेजेंट नहीं होता है. इसमें 2 फैक्टर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं साइटोसिन में, NH2 एंड CO. अगर यूरेसिल की बात करें तो इसमें केवल 2 CO ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं pyrimidines में. तो 3 types pyrimidines, thymines, cytosine and uracil are present in DNA and RNA. Other side, 2 purines are present in DNA and RNA, that is adenine and guanine. AGC are present in both in DNA and RNA. Adenosine, guanosine and cytosine are present in both in DNA and RNA, where thymine only present in DNA and uracil only present in RNA. न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस की हमें स्टडी करनी है तो इसकी सिंथेसिस के जो पाथवेज हैं 2 टाइप के सिंथेसिस हैं. एक है डी नोवो सिंथेसिस और सेकंड इज स्लैवेज पाथवेज. डी नोवो सिंथेसिस में हम 2 टाइप की अलग अलग सिंथेसिस पढ़ेंगे, प्यूरिन्स की और pyrimidines की. प्यूरिन्स की सिंथेसिस स्टार्ट होती है IMP से, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट. आइनोसिन मोनोफॉस्फेट एक एग्जाम्पल्स है प्यूरिन्स का, जिसकी सिंथेसिस हम लोग पढ़ेंगे.
IMP फिर आगे कन्वर्ट हो जाता है, तो MP में एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में, या फिर गुआइनोसिन मोनोफॉस्फेट में, और AMP अगेन कन्वर्ट इन ATP, ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और GMP इज कन्वर्टेड इन GTP गुआइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआइनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है बाय एडिंग द फॉस्फेट molecules. Other side, pyrimidines is converted in, we have studied pyrimidines as a UMP. UMP means आपका यूरिडीन मोनोफॉस्फेट सबसे पहले बनता है, और यूरिडीन मोनोफॉस्फेट कन्वर्ट होता है UTP में, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट में, या फिर CTP में साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अदर साइड DUMP के जो एग्जांपल है वो है DTTP डीऑक्सीथाइमीन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीथाइमीन ट्राइफॉस्फेट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ATP, GTP, UTP, CTP और DTTP जो डीनो सिंथेसिस के थ्रू सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। इसमें का कुछ पार्ट जो आपके सिलेबस में है वो हम लोग आगे की स्लाइड्स में स्टडी करेंगे। अदर साइडस लेवेज pathway also use that is both the synthesis of purines and pyrimidines. तो पहले हम प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स की बायोसिंथेसिस के बारे में स्टडी करते हैं। It is the de novo synthesis by which a new purine ring is synthesized along with the nucleotide that attached to the ribose sugar generated by HMP pathways. HMP pathway में रिबोस शुगर जो जनरेट होती है उससे अटैच होकर के फॉर्म होता है। डी रिबोस 5-phosphate serves as the starting material for stepwise synthesis of the purine ring. हम लोग HMP pathway के बारे में यूनिट 2 में पहले से स्टडी कर चुके हैं, तो वहाँ पे जो डी राइबोज 5-phosphate बनता है वो स्टार्टिंग मटेरियल की तरह वर्क करता है प्यूरिन रिंग की सिंथेसिस में। द फर्स्ट biosynthesized purine product after 11 step is inosine 5 monophosphate। तो जो सबसे सिंपलेस्ट सिंथेसिस है वो है आइनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट के। यहाँ पे आइनोसिन एक प्यूरिन नाइट्रोजन बेस को रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। IMP वर्कड आइनोसिन मोनोफॉस्फेट वर्कड एज प्रिकर्सर फॉर वेरियस प्यूरिन बेस। एंड ये आपका जो बायोसिंथेसिस है प्यूरिन की, ये लीवर्स में होती है, it occurs in the liver. In this whole reaction 6 ATP is required, और इस की बायोसिंथेसिस में कुल 6 ATP यूटिलाइज कर लिए जाते हैं। यहाँ पर ये आपकी बायोसिंथेसिस दी गई है, इसमें कुल आपके रेड कलर से मार्क्स है, कुल 11 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 से फिर हम ऊपर आ जाते हैं, स्टेप 7, स्टेप 8, स्टेप 9, स्टेप 10, स्टेप 11। इसको समझने के लिए इस स्लाइड को हमने ब्रेक कर लिया है 2 पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसको बड़ा करके। ये आपका हम लोग पहले स्टेप 1 से स्टेप 6 की बात करते हैं। तो स्टेप 1 में देखो अल्फा डी राइबोज 5-phosphate शुगर है, फॉस्फेट से अटैच्ड है, इसको शॉर्ट फॉर्म में R5P लिख सकते हैं। तो अल्फा पोजीशन है इसमें। अभी अगर हम शुगर की बात करें, अल्फा डी राइबोज शुगर की बात करें, तो राइबोज में सेकंड पोजीशंस में OH यहाँ पे प्रेजेंट है, H, और ये अल्फा पोजीशन है, OH यहाँ पे इसमें नीचे है आपका, और एक ही फॉस्फेट जुड़ा हुआ है इसके आपके 1, 2, 3, 4, 5th पोजीशन, शुगर के 5th पोजीशन में एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। ये मोनोफॉस्फेट है, अल्फा डी राइबोज
पोजीशन पे अटैच हो जाते हैं, PP आ जाता है आपका, डाइफॉस्फेट अटैच हो जाता है अल्फा पोजीशन पे, एंड रिमेनिंग स्ट्रक्चर सिमिलर टू फर्स्ट स्ट्रक्चर्स। साथ में यहाँ पे स्टेप 1 में एक ATP यूटिलाइज हो जाता है ADP में। अच्छा, अगर सेकंड स्टेप की बात करें तो जो ये PRPP बना हुआ है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ एमिटो फास्फोरिबोसिल ट्रांसफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है ग्लूटामीन और वाटर से, ग्लूटामीन और वाटर से रिएक्शन करता है। और जो ऊपर अभी जो डाइफॉस्फेट अटैच हुआ था, इसको ये रिप्लेस कर देता है। यहाँ पे डाइफॉस्फेट वापस निकल जाता है, उसके प्लेस पे आपका ग्लूटामीन से NH2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आकर के जुड़ जाता है। तो इसकी जो पोजीशन है चेंज हो जाती है। ऊपर यहाँ पे अल्फा था, अल्फा पोजीशंस पे जुड़ रहा था फास्फेट, वहाँ यहाँ पे NH2 बीटा रिएक्शन में हो जाता है। अब ऊपर से जुड़ता है, इसलिए ये इसकी बीटा पोजीशन हो जाती है और बाकी स्ट्रक्चर सेम चलेगा। तो ये आपका बीटा 5 फास्फोरिबोसिल एमीन बन जाता है PRA। PRA क्या करता है, नेक्स्ट स्टेप 3 में जाता है। PRA इन द प्रेजेंस ऑफ GAR सिंथेस, GAR सिंथेस की प्रेजेंस में PRA ग्लाइसिन और ATP के साथ में रिएक्शन करता है, ग्लाइसिन और ATP के साथ में रिएक्शन करता है। अगर आगे देखें तो बना लेता है GAR बना लेता है ग्लाइसिनामाइड रिबोटाइट, GAR ये बना लेता है। इसमें क्या चेंजिंग आती है, जो NH2 ग्रुप बीटा पोजीशन प्रेजेंट था वहाँ पे ग्लाइसिन ऐड हो जाती है और बन जाता है COCH2 NH2, COCH2 NH2 NH पोजीशन पे जुड़ जाता है। तो जो ग्लाइसिमाइड रिबोटाइड है, ये स्टेप 4 में GAR ट्रांसफॉर्माइलेज के साथ में रिएक्शन करता है, GAR ट्रांसफॉर्माइलेज के साथ में रिएक्शन GAR ट्रांसफॉर्माइलाइज एंजाइम की प्रेजेंस में फॉर्मिल THF से रिएक्शन करता है और यहाँ पे रिएक्शन करके ये बना लेता है फॉर्मिल ग्लाइसिनामाइड रिबोटाइट, FGAR ये बनाता है FGAR। इसमें क्या होता है, जो NH ग्रुप प्रेजेंट था, 3NH2 ग्रुप था, वहाँ पे एक फॉर्मुलेशंस हो जाता है, फॉर्मिल ग्रुप यानी CHO ग्रुप अटैच हो जाता है। FGAR स्टेप 5 में FGAM सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूटामीन ATP और वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, ग्लूटामीन ATP और वाटर के साथ में रिएक्शन करता है और प्रोड्यूस करता है आपका FGAM फॉर्मिल ग्लाइसिनामिडीन रिबोटाइट, फॉर्मिल ग्लाइसिनामाइड रिबोटाइट फॉर्म करता है। यहाँ पे जो रिबोज 5 फास्फेट वाली रिंग थी, उसको शॉर्टकट में रिबोज 5 फास्फेट लिख लिया गया है, इससे स्ट्रक्चर ड्रा करने में आसानी रहे। इस स्ट्रक्चर्स में हो क्या रहा है, आपका NH अपनी जगह पे है, जो NH के बाद में CO ग्रुप अटैच था, वहाँ पे इसका इमिडीन फॉर्म हो जाता है, C डबल बॉन्ड NH हो जाता है, C डबल बॉन्ड NH हो जाता है। अच्छा, ये जो कंपाउंड FGAM है स्टेप 6 में चला जाता है। स्टेप 6 को हम देखते हैं। स्टेप 6 में ये ATP के साथ में रिएक्शन करता है। नेक्स्ट पेज देखेंगे। नेक्स्ट पेज पे ATP के साथ में रिएक्शन करके ये आपका AIR में कन्वर्ट हो जाता है, 5 अमीनो इमिडाजोल रिबोटाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एक रिंग फॉर्म हो जाती है।
दूसरा CO ग्रुप फ्री था वहाँ पे बाहर वाली रिंग में, वो आपका N के साथ में N सिंगल बॉन्ड CH बना लेता है। अच्छा, AIR स्टेप 6 में AIR कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में बाइकार्बोनेट एंड ATP के साथ में रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद जो आपकी 4 पोजीशन है रिंग की, वहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है। कार्बोक्सी अमीनो इमिडाजोल राइबोटाइट इस कंपाउंड का नाम है, कार्बोक्सी अमीनो इमिडाजोल रिबोटाइट, CAIR। तो CAIR स्टेप 8 में SAICAR सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में एस्परेट और ATP से रिएक्शन करता है, सिंथेसाइज करता है। SAICAR 5 अमीनो इमिडाजोल 4 इन ब्रैकेट सक्सेनिल 2 कार्बोक्सामाइड राइबोटाइट, SAICAR ये बना लेता है। इसमें क्या होता है, आपका एस्परेट का जो ग्रुप है वो अटैच हो जाता है, एस्परेट जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप ऊपर जोड़ा था उसमें ये ग्रुप अटैच हो जाता है, एक एमाइड बॉन्ड फॉर्म करता है NCH, तो एस्परेट इससे जुड़ जाता है। नेक्स्ट स्टेप 9 में SAICAR एडेनिलो सक्सिनेट लाइज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्यूमरेट को रिलीज कर देता है, और बचा रह जाता है एमाइड CONH2 ग्रुप यहाँ पे बचा रह जाता है 4 पोजीशन पे। इस कंपाउंड का नाम 5 अमीनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सामाइड रिबोटाइट, AICAR। स्टेप 10 में AICAR ट्रांसफॉर्माइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में N10 फॉर्मिल THF के साथ में रिएक्शन करता है, और जो NH2 ग्रुप फ्री था रिंग में, वहाँ पे एक CHO ग्रुप का फॉर्मुलेशन हो जाता है, CHO ग्रुप अटैच हो जाता है। तो ये इस कंपाउंड का नाम है 5 फॉर्मामिनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सामाइड रिबोटाइट, FAICAR। स्टेप 11 में FAICAR IMP ग्लाइकोहाइड्रोलेज एंजाइम के साथ में रिएक्शन करता है और बनाता है IMP। ये आपका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, IMP इज द फर्स्ट प्रोडक्ट जिसका फॉर्म होता है। इसके आगे अदर जो है न्यूक्लियोसाइड भी फॉर्म किए जा सकते हैं। इसकी सिंथेसिस बस यहीं तक रहेगी। अब हम देखेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ pyrimidine न्यूक्लियोटाइड्स की। pyrimidine न्यूक्लियोटाइड biosynthesis takes place with 6-member pyrimidine ring synthesis followed by attachment to ribose phosphate in 8 steps. The synthesis begins with combined CO2 and NH3 and pyrimidine ring is formed first. तो ये आपका जो स्टार्टिंग है CO2 और NH3 से होती है, और इसमें pyrimidine ring is formed first. Formation of cytosolic कार्बोमाइल फॉस्फेट इज द रेगुलेटरी स्टेप। इसमें एक कंपाउंड फॉर्म होता है साइटोसोलिक कार्बोमाइल फॉस्फेट जो रेगुलेट करता है रिएक्शन को। दिस बायोसिंथेसिस अकर इन साइटोप्लाज्म। कार्बोमाइल फॉस्फेट इज यूज्ड इन यूरिया सिंथेसिस व्हिच इज मेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया।
कार्बामाइल फास्फेट ये यूरिया सिंथेसिस में भी यूज किया जाता है और इसका जो फॉर्मेशन है वो प्रोडक्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ पर आपकी बायोसिंथेसिस दी गई है। यहाँ चूँकि ये बहुत स्मॉल दिखाई दे रहा है इसलिए हम इसको नेक्स्ट स्टेप में ब्रेक करेंगे 2 पार्ट्स में इसको समझने के लिए। यह का फर्स्ट पार्ट है ब्रेक किया गया। इसमें इसकी जो स्टार्टिंग हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूटामीन और एटीपी आपस में रिएक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बामाइल फास्फेट सिंथेस 2 की प्रेजेंस में। और बनता क्या, कंपाउंड क्या बनता है, कार्बामाइल फास्फेट बनता है। कार्बामाइल फास्फेट का स्ट्रक्चर है NH2CO जो जुड़ा हुआ फास्फेट से। ये जो कार्बामाइल फास्फेट है यहाँ पे एस्पेरेटिक एसिड से रिएक्शन कर लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ एस्पेरेट ट्रांसकार्बामाइलेज, एस्पेरेट ट्रांसकार्बामाइलेज एंजाइम से। और ये क्या होता है यहाँ पे, ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं और नया कंपाउंड बना लेते हैं कार्बामाइल एस्पेरेट, ये बना लेते हैं कार्बामाइल एस्पेरेट। कार्बामाइल एस्पेरेट इसमें आपका जो फास्फेट मॉलिक्यूल है ये निकल गया है और जो NH2CO है आपका, NH2CO आपका जुड़ गया है एस्पेरेटिक एसिड के साथ। डाईहाइड्रोरोटेज एंजाइम की प्रेजेंस में कार्बामाइल एस्पेरेट फॉर्म करता है डाईहाइड्रोरोटेट फॉर्म करता है। तो यहाँ पे एक साइक्लिक रिंग फॉर्म हो जाती है 6 मेंबर की, जिसमें आपका NHCO NH ग्रुप प्रेजेंस रहता है। डाईहाइड्रोरोटेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में डाईहाइड्रोरोटेट NAD+ के साथ में रिएक्शन करता है और बनाता है ओरोटिक एसिड। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इसके निकल जाते हैं आपके NH2 के पास वाले कार्बन से और यहाँ पे CO बचता है, साथ में यहाँ पे NH2 ही निकल जाता है। तो ओरोटिक एसिड बन जाता है। ओरोटिक एसिड ओरोटेट फास्फोरिबोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में PRPP से रिएक्शन करता है और इसमें आपका जुड़ जाए ओरोटिक एसिड से शुगर और फास्फेट मॉलिक्यूल ज्वाइन हो जाता है। इससे बन जाता है ओरोटिडीन 5 मोनोफास्फेट, ओरोटिडीन 5 मोनोफास्फेट। ओरोटिडीन 5 मोनोफास्फेट रिएक्ट करता है OMP यहाँ पर रिएक्ट नहीं करता है बल्कि OMP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में CO2 को लॉस करता है। CO2 को लॉस करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है यूरिडीन 5 मोनोफास्फेट। यूरिडीन 5 मोनोफास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में यूरिडीन 5 मोनोफास्फेट रिएक्ट विद एंड UDP बन जाता है। यहाँ पे UDP से आगे के स्टेप हम देख सकते हैं। UDP अगेन एट रिएक्ट विद ATP एंड फॉर्म UTP। और जो UTP है सिटीडीन ट्राइफॉस्फेट सिंथेस एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है आपका नेक्स्ट कंपाउंड्स में। नेक्स्ट कंपाउंड में जो इसमें चेंजिंग आ रही है वो है आपका चेंजिंग। यहाँ पे देखते हैं जो आपका कंपाउंड
other side UDP react with ribonucleotide reductase enzyme and gives DUDP. DUDP react with water, produce DUMP. DUMP react with thymidylate synthase and produce TMP. थायमिडिलिक एसिड फॉर्म करता है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक कैटाबोलिज्म ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। ये जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड है ये कैटाबोलाइज कैसे होते हैं या फिर मेटाबोलाइज कैसे होते हैं। इट इज एन इम्पॉर्टेंट पाथवे ऑफ द न्यूक्लिक एसिड मेटाबोलिज्म। न्यूक्लिक एसिड्स आर डिग्रेडेड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू न्यूक्लियोटाइड्स बाय वेरियस एंजाइम। ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वहाँ पे न्यूक्लिक एसिड का डिग्रेडेशन होता है वेरियस एंजाइम थ्रू। यहाँ पे एडिनोसिन की हम बात करते हैं। एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड की उसका कैसे जो है ये आपका न्यूक्लियोटाइड न हो करके यहाँ पे एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है क्योंकि फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स में अटैच नहीं है। ये आपका फॉस्फेट मॉलिक्यूल के निकलने के बाद एडिनोसिन बचता है। एडिनोसिन इन द प्रेजेंस ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम प्रेजेंस में वाटर से रिएक्शन करता है और इनोसिन बना लेता है। इनोसिन फॉर्म करता है। इनोसिन में आपका जो NH2 ग्रुप है ये आपका कन्वर्ट हो गया CO में। NH2 ग्रुप इज कन्वर्टेड इन CO एंड इनोसिन in the presence of purine nucleotide phosphorylase enzyme converted in hypoxanthine शुगर जो है आपकी निकल जाती है। शुगर फास्फेट से रिएक्शन करके डिपोज फास्फेट के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। hypoxanthine react with O2 in the presence of enzyme xanthine oxidase and gives a new nitrogen base xanthine प्रोड्यूस करता है। xanthine कन्वर्ट होता है xanthinic ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में O2 से रिएक्शन करके यूरिक एसिड में। यूरिक एसिड यूरिया साइकिल में चला जाता है जहाँ से इसको बाहर निकाल दिया जाता है। अदर साइड एडिनोसिन ना लेकर के ग्वानिन अगर प्रेजेंस है तो ग्वानिन H2O से रिएक्शन करता है। ग्वानिन डीएमिनेज की प्रेजेंस में और सीधे xanthine बना लेता है और xanthine कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड में। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट कैटाबोलाइज प्रोडक्ट यूरिक एसिड है जो यूरिया साइकिल में होते हुए बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। समरी ऑफ कैटाबोलिज्म रिएक्शन ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine nucleotides। प्यूरिन डिग्रेडेशन GMP पहले ब्रेक होता है ग्वाइनोसिन में। ग्वाइनोसिन ब्रेक होता है ग्वानिन में। ग्वानिन कन्वर्ट होता है xanthine में। xanthine कन्वर्ट होता है यूरेट में। तो यहाँ पे GMP न्यूक्लियोटाइड है और ग्वाइनोसिन न्यूक्लियोसाइड है। ग्वानिन और xanthine आपके नाइट्रोजन बेस है और यूरेट यूरिक एसिड साइकिल का स्टार्टिंग प्रिकर्सर है। अदर साइड AMP जो है एडिनोसिन में कन्वर्ट होता है। एडिनोसिन आइनोसिन में और आइनोसिन हाइपोजेंथिन xanthine and xanthine last convert in urate and other pathway AMP is converted in IMP inosine and after various steps it is also converted in urate। तो आपका जो फाइनल कैटाबोलाइज प्रोडक्ट होता है किसी भी न्यूक्लियोटाइड्स का प्यूरिन या pyrimidines का तो आपका यूरेट होता है यूरिक एसिड। Hyperuricemia is an excess of uric acid in the blood। अगर आपके ब्लड में
यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है तो हम इसको हाइपरयूरिसेमिया कहते हैं। यूरिक एसिड पासेस थ्रू द लीवर एंड इंटर्स योर ब्लड स्ट्रीम। यूरिक एसिड लीवर से होता हुआ ब्लड स्ट्रीम में इंटर करता है। मोस्ट ऑफ इट इज excreted रिमूव फ्रॉम योर बॉडी। मैक्सिमम जो है इसको बॉडी से एक्सीट करके बाहर निकाल दिया जाता है इन योर यूरिन के थ्रू, या फिर पासेस थ्रू योर इंटेस्टाइन टू रेगुलेट नॉर्मल, या फिर इसको कुछ क्वांटिटी इंटेस्टाइन में रेगुलेट करने की, नॉर्मल लेवल बनाए रखने के लिए यदि सर्कुलेट कर दिया जाता है। जो आपके जो नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल है ये आपका 2.4 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए फीमेल्स में, एंड 3.4 to 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए मेल में। कॉजेज है इसके हाइपरयूरिसेमिया होने के जो कॉजेज हैं वो है एल्कोहल कंजप्शन, हाई लेवल्स ऑफ मीट इंगेशंस और हाई लेवल ऑफ सी फूड इंगेशंस। रिस्क फैक्टर क्या है हाइपरयूरिसेमिया? मेन रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, किडनी डिजीज हो जाना, या फिर वाइटी आर्थराइटिस हो जाना। ट्रीटमेंट यूरिक ओस्यूरिक ड्रग्स यूज की जाती है इसके ट्रीटमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल प्रोबेनिसिड और एलोप्यूरिनॉल, और इन्फ्लेमेशन के लिए NSAID ड्रग्स यूज की जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज gout. Gout is a form of arthritis characterized by severe pain, redness and tenderness in joints. Arthritis, gout एक arthritis है जिसमें आपका लगातार पेन बना रहता है, रेडनेस हो जाती है बॉडी में, या फिर टेंडरनेस जॉइंट्स में हो जाता है। पेन एंड इन्फ्लेमेशन occur when too much uric acid crystallize and deposed in the joint. तो मेन रीज़न gout होने का है कि ये आपका यूरिक एसिड के क्रिस्टलाइज हो जाने और जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाने की वजह से होते हैं। टाइप acute gout, which is also known as gout attack. acute gout होता है यहाँ पे यूरिक एसिड ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है क्रिस्टलाइज फॉर्म में, तब इसको acute gout कहते हैं। और दूसरा chronic gout attacks are caused by the deposition of urate in various joints in body। और chronic gout में ये आपका यूरिक एसिड डिपॉजिट होता है। Symptoms of gout include severe pain, redness and swelling in joints. Often the big toe, जो बड़ी toes होती है हम अंगूठा कहते हैं, जनरली वहाँ पे swelling आती है। Attacks can come suddenly, often at night. जनरली इसमें अटैक्स यूरिक एसिड का भी एकदम से ज़्यादा होता है, और नॉर्मल केसेस में अटैक्स नाइट्स में ज़्यादा पड़ता है। नाइट्स में यूरिक एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। ट्रीटमेंट ड्यूरिंग एन एक्यूट अटैक, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस जो इन्फ्लेमेशंस को कम करती हैं कैन हेल्प टू रिलीव पेन एंड शॉर्टन द ड्यूरेशन ऑफ द अटैक, और ड्यूरेशंस को कम करती हैं। Patients with chronic gout can use behavioral modifications such as diet, exercise and decrease intake of alcohol to help minimize the frequency of attack। तो डाइट एक्सरसाइज पे हमें कंट्रोल करना चाहिए chronic gout के से बचने के लिए। Additionally, patients with chronic gout are often put on medication to reduce uric acid level. Organizations of mammalian genome. Next topic is mammalian genome. The genome of an organism is the whole of its hereditary information encoded in its DNA.
फॉर्मेशन है इनकोड होके DNA में आ जाती हैं फॉर सम एल्सो वायरस और RNA. दिस इंक्लूड बोथ द जीन्स एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ द DNA. ये दो तरीके का हो सकता है, जो एक तो जीन्स में हो सकता है, दूसरा नॉन कोडिंग सीक्वेंस हो सकते हैं जीन्स में. द ह्यूमन जीनोम की अगर बात करें, द ह्यूमन जीनोम इज स्टोर्ड ऑन 23 chromosome pair in the cell nucleus and in the small mitochondrial DNA. तो ह्यूमन जीनोम्स जो होते हैं, यानी कि जो भी हेरिडिटी प्रॉपर्टी होती है वो 23 क्रोम पेयर्स में स्टोर होती है. और क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? द सेल न्यूक्लियस, सेल के अंदर न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, एंड इन द स्मॉल माइटोकॉन्ड्रिया और स्मॉल माइटोकॉन्ड्रिया में स्मॉल माइटोकॉन्ड्रियल DNA. क्रोमोसोम आर स्टोर्स यूनिट्स ऑफ जीन्स. क्रोमोसोम्स क्या है? ये आपके जीन्स के स्टोरेज पॉइंट्स होते हैं. तो द ह्यूमन जीनोम कंटेन जस्ट ओवर 20,000 प्रोटीन कोडिंग जीन्स. तो जो आपका जो ह्यूमन जीनोम्स है वहाँ पे 20,000 प्रोटीन को कोड करने के लिए जीन्स बनाए गए हैं. दैट कोड प्रोटीन्स एंड मैनी मोर दैट आर नॉन कोडिंग. जीन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ genetic information forms of DNA. DNA is a collection of chemical information that carries the instructions for making the proteins a cell will need. Each gene contains a single set of instructions. Genes क्या है? Genes are the basic unit of genetic information forms of DNA. DNA से बने हुए बेसिक यूनिट्स हैं. और DNA क्या है? DNA is a collection of chemical information that carries the instructions for making the proteins a cell will need it. यहाँ पे आपको क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर दिया गया है. नीचे एक ह्यूमन्स का डायग्राम बना हुआ है. ह्यूमन हाइट आपकी 1.5 से 2 मीटर्स तक दिखाई गई, और ऊपर दिखाया गया मैमेलियन सेल डायमीटर. मैमेलियन सेल डायमीटर 2×10⁻⁵ मीटर्स का दिखाया गया है. अदर वे आपकी जो मैमेलियन सेल है ह्यूमन के अंदर प्रेजेंस होती है, जो मैमेलियन सेल प्रेजेंस होती है, ये आपकी क्रोमोसोम में होती है. कंडेंस्ड ह्यूमन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, जिसका साइज होता है 5×10⁻⁶ मीटर. तो ये बहुत छोटा साइज है एज कंपेयर करें ह्यूमन हाइट्स से. 5×10⁻⁶ मीटर साइज है क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स को और छोटा करते हैं. जो जीन होती है इस क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होती हैं, और तो उनका साइज होता है 5×10⁻⁷ मीटर्स. तो अगर हम जीन्स को और आगे देखते हैं तो जीन्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है. डबल हेलिकल स्ट्रक्चर DNA बना हुआ है. बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है, रेड कलर के जो बॉन्ड दिखाए गए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड है. तो इस जीन्स को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है जो अलग अलग काम करते हैं. फर्स्ट पार्ट यहाँ पे दिखाया है कोडिंग सीक्वेंस. यहाँ पर जो DNA के अंदर आपके नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होंगे वो आपके कोडिंग सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कोडिंग जीनोम्स डेटा को यहाँ पे ये लोग कलेक्ट करते हैं. दूसरा आपका रिपीटेटिव एलिमेंट्स है, जो रिपीट करने में यहाँ पे जो कोडिंग कलेक्शंस होगा वो रिपीटेटिव एलिमेंट्स की तरह काम करेगा. फिर रेट्रो वायरस का पार्ट दिया गया है. ये अलग अलग कंडीशन में डिफरेंस हो सकता है, जो इसकी आइडेंटिटी को शो करता है कि इसका क्रोमोसोम्स है. तो ये आपका रेट्रो वायरस की आइडेंटिटी को यहाँ पे शो करता है. और लास्ट पार्ट रेगुलेटरी सीक्वेंस है, जो रेगुलेशंस
आपके पूरा एक जीनोम की तरह काम करेगा। क्रोमोसोम के अंदर जीन है और जीन के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज हैं जो इसके बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है किसी ह्यूमन बींग्स के, वो आपके जीनोम कहलाते हैं। जीनोम इज अ प्रॉपर्टी of the humans or any others living things. नेक्स्ट टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है एग्जामिनेशन के लिए, स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। इट इज अ मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ टू चेन्स दैट coil around each other to form a double helix carrying genetic instruction for the development। जैसा कि पिछली स्लाइड्स में हमने देखा वहाँ पे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था डीएनए का। तो ये डीएनए से मिल करके ही जीन्स बनते हैं। डीएनए इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। पीछे हम लोग न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ चुके हैं। तो न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलते हैं तो डीएनए बनाते हैं। तो ईच न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, अभी हम लोग पीछे जान चुके हैं। ईच न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स अ फॉस्फेट ग्रुप, अ शुगर ग्रुप एंड अ नाइट्रोजन। और डीएनए में 4 टाइप के नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन ए, थाइमिन टी, ग्वानिन जी एंड साइटोसिन सी। द ऑर्डर ऑफ दीज बेसिस इज डिटरमाइन डीएनए इंस्ट्रक्शन और जेनेटिक कोड। इनका ऑर्डर कैसा होगा, ए पहले होगा या फिर टी पहले होगा, जी पहले होगा, एक के बाद में टी होगा या जी होगा। तो ऑर्डर किस तरीके से सीक्वेंस बनाते हैं जुड़ने में न्यूक्लियोटाइड्स में, कई सारे न्यूक्लियोटाइड हम लोग जुड़ते हैं, उनका सीक्वेंस क्या रहता है जुड़ने का, वो एक नया कोड होता है। और इसी डीएनए इंस्ट्रक्शंस को हम लोग जेनेटिक कोड्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इस डीएनए का स्ट्रक्चर दिया गया है। तो पहले ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स है, हम देख रहे हैं यहाँ पे ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स है क्वाइल फॉर्म में। जो क्वाइलिंग कर रहा है तो फीता ऐसे लग रहे हैं आपस में लपेट दिए गए और बीच में उनको ब्रांचिंग करके जोड़ दिया गया है। कहीं पर हम देखते हैं टी ए जुड़ा हुआ है, टी ए या फिर सी जी या फिर ए टी सी जी टी ए टी। अगर आप यहाँ पे हम ध्यान से देखें अगर तो ए से हमेशा टी जुड़ेगा, ए टी एट, और दूसरा आपका सी जी, सी से जी जुड़ रहा है। तो अब कभी कहीं पे टी ए है फिर सी जी हो गया फिर जी सी हो गया, जुड़ने का इनके जो क्रम है ये चेंज हो रहा है, जो सीक्वेंस है ये चेंज हो रहा है आपका। ए फॉर है यहाँ पे आपका एडिनोसिन है, ए टी एडेनिन थाइमिन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है और जीसी ग्वानिन साइटोसिन बॉन्ड को प्रेजेंट करता है। अच्छा, अगर इसके एक पार्ट के स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पे बड़ा करें तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ना बने इसलिए नेम लिख करके दिखाया गया कि शुगर होगी, शुगर के बाद फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, ऐसे 2 हेलिक्स होंगे। इसके 2 हेलिक्स हैं, एक इस साइड में दूसरा अपोजिट साइड में हेलिक्स है। और ये 2 हेलिक्स आपके नाइट्रोजन बेस इनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो नाइट्रोजन बेस ये जो डायस करके यहाँ पे बॉन्ड दिखाए गए हैं इनको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और यहाँ पर भी एक ध्यान देने वाली बात है, जो एडेनिन है थाइमिन से जब जुड़ता है तो आपका डबल बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड से दिखाएंगे। और ग्वानिन जब साइटोसिन से जुड़ता है तो 3 बॉन्ड से जुड़ता है। तो यहाँ पे देखो पहला है एटी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, दूसरा ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो नेक्स्ट थाइमिन एडेनिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, एडेनिन थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और साइटोसिन ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड से। तो इनका सीक्वेंस किसी भी तरीके से आप चेंज कर सकते हो जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सिंपल फ्लो डायग्राम है डीएनए का। इसको और भी बेटर तरीके से चाहो तो लोग स्ट्रक्चर बना सकते हो इसको, जहाँ पे हम शुगर, फास्फेट या एडेनिन के केमिकल स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। यहाँ पे एक बेटर स्ट्रक्चर दिखाया गया है जहाँ पे हमने फास्फेट,
शुगर और नाइट्रोजन बेस को जोड़ के दिखाया गया। अब ध्यान से देखो, साइटोसिन और ग्वानिन जुड़े हुए हैं, ये 3 बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ग्वानिन का ऑक्सीजन साइटोसिन के NH ग्रुप के साथ में पहला हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, फिर NHN दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड और उसके नीचे ग्वानिन का NH2 और साइटोसिन का O हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और ऊपर देखें थाइमिन और एडेनिन की बात करें तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। और जो ये नाइट्रोजन बेस है, साइटोसिन की बात करें या ग्वानिन की बात करें, ये अब आगे जो है रिबोज शुगर से जुड़े हुए हैं, ये आपके डीऑक्सीरिबोज शुगर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब 2 पोजिशन पर दोनों हाइड्रोजन्स है, OH ग्रुप नहीं है। और फिर आगे देखते हैं, जो आपकी शुगर की 2 पोजीशन है, यहाँ पे शुगर की 3 पोजीशंस पे आपका फास्फेट जुड़ा हुआ है और फिर 5th पोजीशन पे दूसरा फास्फेट जुड़ा हुआ है। तो नीचे की चेन 3rd पोजीशन पे है और ऊपर की चेन आपकी 5th पोजीशन पे। तो ये एक तरीके से 3-5 कनेक्टिविटी को शो करता है, फास्फेट कनेक्टिविटी को शो करता है। और अगर आप दूसरे तरफ की साइड को देखें तो ये कनेक्टिविटी उल्टा हो जाती है। ग्वाइनिन में आपका ये आपका 5th पोजीशन हो गया है और आपका ऊपर साइड में 3 पोजीशन हो गया। तो एक साइड में ये 3 से 5 की ओर जाता है और दूसरे साइड में ये 5 से 3 की ओर जाता है। तो जो फास्फेट की शुगर से ज्वाइनिंग होती है वो आपकी अपोजिट होती है, वन साइड में 3-5 और दूसरे साइड में 5-3। ये स्ट्रक्चर्स इज इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स फॉर स्टडी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ DNA। DNA के ढेर सारे फंक्शंस हैं। सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट फंक्शन है जेनेटिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। DNA इज द जेनेटिक मटेरियल, इट कैरीज ऑल द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कोडेड इन द अरेंजमेंट ऑफ इट्स नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन की जो सीक्वेंस के ऊपर इसकी सारी की सारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस रिस्पॉन्सिबल होती है। दूसरा जो इसका एक इम्पोर्टेंट वर्क है रिप्लिकेशन। DNA हैज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रिप्लिकेशन टू विच जेनेटिक information is transferred from one cell to its daughter and from one generation to the next। तो रिप्लिकेशन के थ्रू DNA की जो प्रॉपर्टी है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचती है। तो इस रिप्लिकेशन के बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे अभी। दूसरी तरफ 3rd प्रॉपर्टी है क्रोमोसोम। DNA अकर्स इनसाइड क्रोमोसोम। DNA कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं, या फिर कह सकते हैं क्रोमोसोम DNA से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट इज रिकम्बिनेशन। ड्यूरिंग meiosis क्रॉसिंग ओवर गिव्स राइज टू न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स कॉल्ड रिकम्बिनेशन। जब DNA का रिप्लिकेशन होता है तो इसका meiosis के टाइम पे DNA के कॉम्बिनेशंस में कुछ चेंजिंग आ जाती है। जो DNA के नाइट्रोजन बेस के जुड़ने का प्रोसेस होता है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, जिससे जो न्यू प्रॉपर्टीज, न्यू जीन्स डेवलप हो जाती हैं। इससे आपकी डॉटर्स में आपके जो न्यू जो कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, न्यू जीनोम्स बन जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फंक्शन इज म्यूटेशन। चेंज इन सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस ड्यू टू एडिशन, डिलीशन और रॉन्ग रेप्लिकेशन गिव राइज टू म्यूटेशन। जो चेंज आते हैं उन्हीं को हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। ऐसे न्यू स्पीसीज बनती हैं आपकी। ज़्यादा चेंज आने पर न्यू स्पीसीज बनेगी, थोड़ा चेंज आने पर आपकी कुछ कैरेक्टर्स में चेंज आएंगे। नेक्स्ट 6th फंक्शन इज ट्रांसक्रिप्शन। DNA गिव्स राइज टू RNA थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो आपका जो DNA गिव्स राइज
टू RNA थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अभी ये जो RNA आगे पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड नेक्स्ट फंक्शन इज द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सेलुलर मेटाबॉलिज्म इन द सेल इज कंट्रोल थ्रू द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक RNA। जो कुछ स्पेसिफिक RNA होते हैं वो इसकी सिंथेसिस को कंट्रोल्स करते हैं। नॉर्मली प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन्स की जो सिंथेसिस है सेल के अंदर वो आपका कंट्रोलिंग पावर की तरह ही रहता है। डिफ्रेंशिएशन ड्यू टू डिफरेंशियल फंक्शनिंग ऑफ सम स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ DNA और जीन्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म गेट डिफरेंशिएटेड इन शेप, साइज एंड फंक्शन। तो अगर वही कह रहे थे जैसे ऊपर कह रहे थे अभी कि जीन्स में अगर थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है ड्यूरिंग रिकम्बिनेशन तो आपका उसके शेप, साइज और फंक्शंस में चेंजिंग आ जाती है। डेवलपमेंट DNA कंट्रोल्स डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दो वर्किंग ऑफ एन इंटरनल जेनेटिक क्लॉक विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सट्रिंसिक इंफॉर्मेशन। तो कई बार आपकी वर्किंग क्लॉक्स भी जो कंट्रोलिंग है वो DNA के थ्रू कंट्रोल्स होती हैं। तो हम देखते हैं इसके जो मेन फंक्शन है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम रिकम्बिनेशन, म्यूटेशन, ट्रांसक्रिप्शन, सेलुलर मेटाबॉलिज्म कंट्रोल एंड डेवलपमेंट इन इंटरनल जेनेटिक क्लॉक। Similarly, there is other function is DNA फिंगरप्रिंटिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट टूल्स है आज के समय में जहाँ पे हम लोग दो ह्यूमंस के बीच में डिफरेंस करने के लिए या फिर पेरेंट्स और जो डॉटर्स हैं या फिर सन हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को पता लगाने के लिए DNA फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करते हैं। तो जितनी ज़्यादा DNA की कोडिंग एक जैसी होगी वो एक जनरेशन या फिर एक जीनोम्स के होने की संभावना उनमें ज़्यादा रहती है। एक नया टॉपिक डिस्कवर हो रहा है इसमें जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के थ्रू अगर हमारी बॉडी में कई सारे हेरिडिटी बेस्ड जो डिसऑर्डर डेवलप होते हैं उनको ठीक किया जा सकता है, उनको ढूंढ करके उसको चेंज कर सकते हैं और इससे जो है ये डिफेक्ट आने वाली जनरेशन से रोका जा सकता है। तो ये दो मेन एप्लीकेशंस हैं जो DNA पर बेस्ड है, फिंगरप्रिंटिंग और नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ RNA. RNA ribonucleic acids are single stranded RNA consist of ribose nucleotide. यहाँ DNA में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था, यहाँ पे केवल एक सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम रिबोज न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। नाइट्रोजन बेस अपेंडेड टू अ राइबोज सुगर attached by phosphodiester bonds forming strands of varying length। तो DNA को अगर हाफ कर दें तो आपका वो RNA का स्ट्रक्चर कहलाएगा। The nitrogenous base in RNA are adenine, guanine, cytosine and uracil which replace thymine in DNA। तो बाकी तीन नाइट्रोजन बेस तो सेम रहते हैं RNA में, एक जो DNA में थायमिन था वो यूरेसिल के थ्रू रिप्लेस हो जाता है, तो इसमें थायमिन नहीं प्रेजेंट। ये आपका RNA का स्ट्रक्चर्स है। RNA के स्ट्रक्चर्स में हम देखते हैं इस साइड में ये जो कलर दिखाए गए हैं ये कलर आपका एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो आपकी रिंग है वो आपकी शुगर और फास्फेट को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसका ब्लॉक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिया गया है आपका इसमें आपका नाइट्रोजन बेस, शुगर और तीन जो है फास्फेट मालिक्यूल जुड़े हुए हैं, अल्फा, बीटा और गामा फास्फेट जुड़े हुए हैं। तो एक ये न्यूक्लियोटाइड है जो आपका RNA में प्रेजेंट होता है और ये जो डिफरेंस है आपका अगर हम इसको डिफरेंट करें DNA से तो सेकंड पोजीशन पे इसमें OH जुड़ा होता है। तो यहाँ पे सेकंड ये तो बहुत सुगर हो जाती है, सेकंड पोजीशन पे OH
function and type of RNA. There are main function of RNA is the transfer of genetic information from the nucleus to the cell. They make up ribosome and help to assemble proteins. There are three main type of RNA, each encoded by its own type of genes. तो मेन फंक्शन जो है इनका जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है न्यूक्लियस से सेल के बीच में। टाइप की बात करें अगर तो एक आपका है mRNA, मैसेंजर RNA, इनकोड्स अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड। इसका जो मेन फंक्शन है अमीनो एसिड सीक्वेंस को इनकोडिंग करता है, लेकिन चाबी की तरह काम करेगा। पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस में अमीनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड कैसे जुड़ेंगे वो आपका मैसेंजर आरएनए इनकोड करेगा। सेकेंड इज टीआरएनए, इसको हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। ब्रिंग्स अमीनो एसिड्स टू राइबोसोम्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। थर्ड इज आरएनए, राइबोसोमल आरएनए with ribosomal proteins makes up the ribosomes, the organelles that translate the data. Next topic is DNA replication, the semi-conservative method. Semi-conservative replication was discovered by Watson and Crick. Semi-conservative replication means that during DNA replication the two strands of nucleotides separate. पहला जो काम रहेगा डीएनए रेप्लिकेशंस में जो दो स्ट्रैंड होते हैं, दो डबल हेलिक्स होता है, वो आपका सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। बोथ स्ट्रैंड्स देन फॉर्म द टेम्पलेट फॉर 3 न्यूक्लियोटाइड्स टू बाइंड टू क्रिएट द टू आइडेंटिकल डाटा स्ट्रीम। फिर उनसे नया नाइट्रोजन बेस, नया न्यूक्लियोसाइड अटैच होता जाएगा, एक एक करके एक अटैच होगा, फिर से नेक्स्ट एक अटैच होता चला जाएगा और फिर क्या होगा, इससे दो नए डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। Hence each daughter strand has half of the DNA from the original strand and half retrieved from DNA। क्या होता है, डीएनए का जो हाफ पार्ट रहता है वो ओरिजिनल रहता है और हाफ पार्ट जो होता है वो नया हो जाता है। द स्टेप्स आर एज फॉलो। पहला जो स्टेप है उसको हम रेप्लिकेशन फॉर्मेशन कहते हैं। डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए अनजिप्ड, जैसे आपकी जिप को अनजिप किया जाता है, जिप के दो पार्ट अलग अलग हो जाते हैं। इन सिंगल स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डीएनए हेलिकेज, इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है ये उसे हम लोग डीएनए हेलिकेज कहते हैं। एंड part a primer binding, a primer RNA piece bind in the presence of enzyme DNA primase। सेकेंड स्टेप में RNA का एक पार्ट जा करके DNA के जो सिंगल स्ट्रैंड है उसके एक साइड में अटैच हो जाएगा। इसको हम इसलिए प्राइमर कहते हैं। जो हो गया एंजाइम डीएनए प्राइमरेज के प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होती हैं। थर्ड स्टेप इज इलॉन्गेशन। एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द न्यू स्ट्रैंड बाय इलॉन्गेशन प्रोसेस। तो एक नेक्स्ट एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, ये क्या करता है, प्राइमर के ज्वाइन होने के बाद में उसकी चेन में एक एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ना शुरू कर देता है और जब तक पूरा डीएनए में सारे के सारे जो ब्लॉक्स हैं उसमें नया जो है बेस नहीं जुड़ जाता। इस प्रोसेस को हम लोग इलॉन्गेशन के नाम से जानते हैं। और जैसे पूरा कंप्लीट हो जाता है जोड़ना तो लास्ट स्टेप है टर्मिनेशन। इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो एंजाइम है एंजाइम एक्सोन्यूक्लिएज। ये एंजाइम एक्सोन्यूक्लिएज है रिमूव ऑल आरएनए प्राइमर फ्रॉम द ओरिजिनल स्ट्रैंड्स। तो जो पहले से प्राइमर जुड़े हुए होते हैं आरएनए के उनको बाहर निकाल देता है और एक नया जो है नया रेप्लिकेशंस डेवलप हो जाता है। When the continuous and discontinuous strand
are formed and their after primers are replaced with appropriate bases. Telomerase enzymes catalyze the synthesis of telomer sequence at the end of the DNA. एक एंजाइम और है जो टेलोमर सीक्वेंस को, टेल के सीक्वेंस को के लिए रिस्पॉन्सिबल है लास्ट में डीएनए के डेवलपमेंट। Finally, two DNA molecules formed by replication, half part of parent and half part are as a new strands. Total enzyme here is phosphated. First enzyme is DNA polymerase. Second enzyme is DNA polymerase. Main enzyme is which is phosphatic elongation. Third enzyme is exonuclease and टेल फॉर्मेशन में लास्ट एंजाइम यूज होता है टेलोमेरेज। तो यहाँ पे 1 2 3 4 मेन जो एंजाइम है पार्टिसिपेट करते हैं आपके जो है डीएनए के रेप्लिकेशंस। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशंस का डायग्राम शो किया गया है। तो जो पहला स्ट्रक्चर्स है वो आपका ओरिजिनल डीएनए है। ओरिजिनल डीएनए को अनजिपिंग होते हुए दिखाया गया है। अनजिपिंग होते हुए अगर हम नीचे साइड में देखें जो डबल हेलिक्स के बॉन्ड जुड़े हुए थे हाइड्रोजन बॉन्ड वो ब्रेक होना स्टार्ट हो गए। जैसे हम लोग जिप जो है अनजिप होना शुरू हो जाती है। तो डबल हेलिक्स इज अनवाउंड हो जाता है आपका कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। और साथ में जैसे ही अनजिप होना शुरू होता है दूसरी तरफ से सबसे पहले यहाँ पे नीचे आरएनए प्राइमर की तरह ऐड होता है और फिर उसमें नए बेस आकर के जुड़ना शुरू हो जाते हैं। ईच सेपरेटेड स्टैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर रिप्लिकेटिंग अ न्यू पार्टनर स्टैंड। जो ब्लू कलर से दिखाया गया है डार्क ब्लू और लाइट ब्लू से दिखाया गया है न्यू स्टैंड, और जो आपका ब्राउन है लाइट ब्लैकिश और व्हाइटिश कलर से दिखाया गया है ये आपका ओल्ड स्टैंड को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके बाद में देखते हैं ये एक तरफ से अनजिप होता जाता है, दूसरी तरफ से नए नाइट्रोजन बेस अटैच होते जाते हैं और लास्ट में दो नए आपका हेलिक्स के साथ में डीएनए मॉलिक्यूल ऑब्टेन हो जाते हैं। तो यही प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन है। इसमें एक ओरिजिनल डीएनए से दो नए डबल हेलिसेस फॉर्म होते हैं। ट्रांसक्रिप्शंस और आरएनए सिंथेसिस। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसक्रिप्शंस और आरएनए सिंथेसिस है। ट्रांसक्रिप्शन इज द फर्स्ट स्टेप इन जीन एक्सप्रेशन इन विच इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ जीन इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ फंक्शनल प्रोडक्ट सच एज अ प्रोटीन। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, प्रोटीन के प्रोडक्शंस के लिए जो इंफॉर्मेशंस हैं वो आरएनए के थ्रू आती है। तो ये प्रोसेस ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। द गोल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज टू मेक आरएनए कॉपी ऑफ अ जीन्स डीएनए सीक्वेंस लाइक फोटोकॉपी मशीन। हम एक कॉपी रखते हैं, उसके पहले क्या करता है कैमरा स्कैनिंग करता है। तो यहाँ पे जो स्कैनर है जो एक स्कैन करके कॉपी बना रहा होता है वो आरएनए कॉपी की तरह है। और फिर जैसे ही आरएनए कॉपी बन जाती है उसको हम नए पेपर पे प्रिंट कर देते हैं। तो या फिर दूसरे तरीके से करें एक की है, की ओरिजिनल है और वहाँ पे हम क्या करते हैं उसको किसी वैक्स के ऊपर उसका निशान बना लेते हैं, छापा बना लेते हैं, मार्क बना लेते हैं, उसको उस पर दबा प्रेस करके। तो ये आपका आरएनए कॉपी कहलाती है। उसको देख करके एक नया सीक्वेंस बनाया जा सकता है। ये आपका ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। फॉर अ प्रोटीन कोडिंग जीन द आरएनए कॉपी और ट्रांसक्रिप्ट कैरीज द इंफॉर्मेशन नीडेड टू बिल्ड अ पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड को बनाने में ये आपका मदद करता है या फिर प्रोटीन बनाने में या फिर प्रोटीन की सब यूनिट बनाने में। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्ट्स नीड टू गो through some processing steps before translation in
RNA polymerase is the main transcription enzyme. यहाँ पे जो मेन एंजाइम है वो RNA polymerase है. Using a DNA template, RNA polymerase builds a new RNA molecules to base pairing. RNA polymerase build a new RNA molecule to a base pairing. For instance, if there is a G in the DNA template, RNA polymerase will add a C. Guanine present है तो DNA टेम्पलेट में, तो RNA polymerase C को लाएगा और उसको G से जोड़ेगा. ऐसे जो है न्यू ग्रोविंग RNA स्ट्रैंड जुड़ता जाएगा. A है तो T को लेके आएगा, T है तो A को लाएगा, A है T को लाएगा, C है तो G को लाएगा. तो एक सेम कॉम्बिनेशन के जोड़ने में RNA polymerase हेल्प करता है. यहाँ पे इसकी पहले शॉर्ट समरी यहाँ पे दी गई है. सबसे पहले दिखाया गया डीएनए बिल्कुल ठीक ठाक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं. उसमें कोडिंग सीक्वेंस लगे हुए हैं. एक टी है, ए है, सी टी, ए जी सी टी. एक स्पेशल सीक्वेंस है, यानी कि जीनोम का ये कैरेक्टर्स है, जीनोम की तरह प्रेजेंस है. तो डीएनए के अंदर आपका एक आरएनए आता है. तो आरएनए क्या करता है, बिल्कुल अपोजिट सीक्वेंस में आता है. जो नीचे के टी ए सी टी ए जी पड़े हुए, इसके अपोजिट ए यू जी ए यू सी यू आपका यहाँ पे आरएनए में फॉर्म होते हैं डीएनए के अंदर. ये क्या करते हैं, आरएनए जो ये फॉर्म होता है ये एक तरीके की ट्रांसक्रिप्ट कापी. जो ट्रांसक्रिप्ट कापी है, ट्रांसक्रिप्ट कॉपी हमेशा बिल्कुल अपोजिट होती है. इसको आप बेटर तरीके समझ सकते हो. इसे हम सील लगाते हैं कहीं पे. सील लगाने के लिए अगर उसमें देखो उल्टा लिखा हुआ होता है, जब सील लगाते हैं तो आपका सीधा सही प्रिंट होता है आपका. या फिर शीशे की एक तरफ से लिखते हैं, दूसरी तरफ से लिखते हैं. तो ये आपका ट्रांसक्रिप्ट कहलाएगा. टी ए सी टी ए जी था, इसका उल्टा ब्लॉक ए यू सी यू ए यहाँ पे जुड़ गया आरएनए के, आरएनए में बन गया है. तो ये ट्रांसक्रिप्ट कहलाएगा. TRNA, इसको हम ट्रांजिशन आरएनए कह सकते हैं यहाँ पे. तो ये आपकी ट्रांसक्रिप्शन की स्टेप रहती है. ये आपका जो ट्रांसक्रिप्ट है, इसकी अपनी एक मीनिंग्स होती है कि कौन सा पॉलीमर के लिए कौन सा इस अमीनो एसिड के लिए कौन सा कोड रिस्पॉन्सिबल है. जैसे मान लेते हैं AUG कोड है आपका, 3 कोड MET एंजाइम के लिए, एमिनो एसिड के लिए, और बाकी अगले ILE के लिए, CR के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो हर कोड का एक अपनी मीनिंग होती है जो अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है. तो उसी हिसाब से अमीनो एसिड आकर के इसके साथ में जुड़ना शुरू हो जाते हैं. ये आपका बन जाता है पॉलीपेप्टाइड. कई सारे अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं. पॉलीपेप्टाइड किसके बेसिस पे जुड़ेंगे, ट्रांसक्रिप्ट आरएनए के सीक्वेंस के बेसिस पे. ओके, यहाँ पे नीचे स्ट्रक्चर दिखाया गया कि आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो सेल की तरह दिखाया गया, और एक टेम्पलेट डीएनए है जिसका सीक्वेंस पीछे हम डीएनए में बात कर रहे थे, एक तरफ से 3 से 5 सीक्वेंस है, और ऊपर डीएनए के का जो सीक्वेंस है उल्टा हो गया है, 5 to 3 सीक्वेंस दिखाया गया है. जैसा कि डीएनए के स्ट्रक्चर्स में पीछे हम लोग बात कर रहे थे कि सीक्वेंस उल्टा होता है. एक तरफ 3 से 5 होगा, दूसरी तरफ 5 से 3 होगा. तो ये आपका यहाँ पे टेम्पलेट डीएनए का डायग्राम दिखाया गया है, एग्जैक्ट कैसे जुड़ा हुआ है. अब हम लोग डिटेल से बात करते हैं आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स में. पहला स्टेप ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन स्टेप्स आपके हैं. टू बिगिन ट्रांसक्रिबिंग अ जीन, आरएनए पॉलीमरेज binds to the DNA of the gene at a region called the promoter. Basically, the promoter tells the polymerase where to sit down on the DNA and begin transcribing. तो यहाँ पे नीचे देखते हैं तो डीएनए एक आपका ट्रांसक्रिप्ट जेन दिखाया गया है, और दूसरा है रिकॉग्निजेशन साइट्स, प्रमोटर साइट, जहाँ
पे अगले कंपाउंड में आरएनए पॉलीमरेज आगे रिकॉग्नाइज करता है कि यहाँ की आपकी ट्रांसक्रिप्शन करना है। तो जिस पार्ट में ये एंजाइम है वहाँ पे अंदर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट करना शुरू करेगा सिंगल स्ट्रैंड टेम्पलेट के ऊपर। यहाँ पे ये बड़े साइज से दिखा दिया गया। सेकेंड स्टेप इलॉन्गेशन दिखाया गया। तो आरएनए की चेन बड़ी हो जाएगी इसके साथ में, और ये अनजिप पार्ट हो जाएगा मिडिल का, जहाँ पे है अनजिप पार्ट है, और आरएनए क्या कर रहा है उसकी कॉपिंग करके बड़ा होता जा रहा है और बाहर निकाल दे रहा है। तो देखो ये आपका 3-5 के साथ में कपलिंग कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, और जो इसकी चेन है अपोजिट निकलेगी। 3-5 ना होकर के आरएनए की जो चेन है 5-3 रोटेशन होगी। तो आरएनए ये बन करके बाहर आपका इलॉन्गेट होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। इसमें कोडिंग स्टैंड उल्टा है, और जैसा कि पीछे हम देख करके आए, टी से ए के स्थान पे यू आएगा, सी के स्थान पे जी आएगा, टी के स्थान पे यू आएगा। ओके, तो आरएनए इलॉन्गेशन होकर के बाहर निकलना है यहाँ पे। नेक्स्ट की ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। आरएनए पॉलीमरेज विल कीप ट्रांसक्रिबिंग until it gets signals to stop। आरएनए पॉलीमरेज लगातार ट्रांसक्रिप्शन करता रहेगा, इलॉन्गेशन करता रहेगा जब तक उसको स्टॉप मैसेज ना मिले। द प्रोसेस ऑफ बिंडिंग ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड टर्मिनेशन। देयर आर 2 मेजर टर्मिनेशन स्टेजेस found in bacteria, रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट। बैक्टीरिया में अगर बात करें ट्रांसक्रिप्शन की तो होता है। In row dependent termination, the RNA contains a binding site for a protein called row factor. The RNA contains a binding site for a protein, उसको row factor कहते हैं। Row factor bind to this sequence and starts climbing up the transcript towards RNA polymerase। तो ये आपका जो रो बाइंडिंग साइट है ये ऊपर क्लिम्बिंग करना शुरू कर देती है इसमें, और बाकी क्वेश्चन तो सेम है पिछले स्ट्रक्चर्स की तरह, जो स्टॉपेज का काम करता है रो बाइंडिंग साइट। दूसरा है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक सीक्वेंस इन द डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो जो भी सीक्वेंस है जब पूरा हो जाता है अपने आप जो है कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपके 2 तरीके के सीक्वेंस पाए जाते हैं टर्मिनेशन। ओके, टॉपिक जेनेटिक कोड्स। क्या है जेनेटिक कोड्स? द जेनेटिक कोड इज द सेट ऑफ रूल्स बाय विच इंफॉर्मेशन इनकोडेड इन जेनेटिक मटेरियल। डीएनए और आरएनए सीक्वेंस बोथ के लिए बात करेंगे तो ये जेनेटिक कोड एक रूल्स बनाए गए जो इंफॉर्मेशन को इनकोड करते हैं, ट्रांसलेट इनटू प्रोटीन, और उसको प्रोटीन में ट्रांसलेट करने में हेल्प करते हैं, एमिनो इन अ लिविंग सेल्स। द जेनेटिक कोड कंसिस्ट ऑफ 64 टिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो जेनेटिक कोड्स हैं वो आपके 64 टिपलेट्स हैं। 64 टिपलेट्स में 3 का जोड़ा, 3 नाइट्रोजन बेस कंबाइन होकर के टिपलेट्स बनाते हैं। ईच ऑफ दिस टिपलेट इज डिफाइंड एज कोडॉन। तो ये ट्रिपलेट होता है, इसका कोडॉन कहते हैं। एग्जाम्पल ए एडनोसिन एडनोसिन एडनोसिन, एडेनिन एडेनिन एडेनिन, 3 नाइट्रोजन बेस के जुड़े हुए न्यूक्लियोटाइड्स हैं। एडनोसिन एडनोसिन एडनोसिन, दूसरे में एडनोसिन, यूरेसिल और ग्वाइनिन। तो ये जो ट्रिपलेट है ये आपका कोडॉन्स कहलाता है। ईच यूनिट ऑफ ट्रिपलेट्स रिप्रेजेंट्स अ न्यूक्लियोटाइड्स A, G, C, T, such as A stand for adenosine nucleotide. There are 2 specific types of genetic codes called as RNA codons, read on mRNA, and DNA codons, read on DNA. The codons are of 2 types. Sense codon, they code
वन कम्बिनेशन हम बना सकते हैं। दूसरा आपका है सिंगल कोडॉन्स, दे आर कोड फॉर signal codons, they code for signals during protein synthesis. There are 4 codons, namely AUG, UAA, UAG and UGA. जो आपके कोडॉन्स की प्रॉपर्टी है वो मेन प्रॉपर्टी है ट्रिपलेट, यानी कि 3 का जोड़ा होते हैं। दूसरा ये यूनिवर्सल है, इट मीन्स ये एक ही होगा, एक ही कम्बिनेशन होगा, 2 कम्बिनेशन नहीं होगा, एक ही कम्बिनेशन होगा, दोबारा ये रिपीट नहीं होगा, यूनिवर्सल होगा। तीसरा कॉमनलेस, इनके बीच में जोड़े के बीच में कोई कॉमन नहीं लगाया जाता, नॉन ओवरलैपिंग, ये ओवरलैप नहीं करते हैं। तीसरा इनका जो नेचर पोलर होता है, नेक्स्ट नॉन एम्बिगुअस होते हैं और रिटेंडेंट होते हैं। क्या एप्लीकेशंस है कोडॉन के? ATG इज यूज्ड एज स्टार्ट कोडॉन, ATG हमेशा स्टार्ट कोडॉन का काम करता है। ATG एडेनोसिन थाइमिन और गुआनिन का गुआनिन इज यूज्ड एज स्टार्ट कोडॉन। दूसरा आपका TAG, TGA एंड TAA आर यूज्ड एज स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन की तरह काम करते हैं। TAG, TGA, TA स्टॉप कोडॉन्स का काम करते हैं। स्टार्ट कोडॉन्स इन्फॉर्म टू राइबोसोम टू स्टार्ट ट्रांसलेशन। स्टार्ट कोडॉन का मेन फंक्शन है राइबोसोम को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और स्टॉप कोडॉन्स का वर्क है स्टॉप ट्रांसलेशन ऑफ स्पेसिफिक अमीनो एसिड चेन। ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस को जनरली हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इज ए कंप्लाइज्ड दो अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन। आफ्टर DNA is transcribed into a messenger RNA mRNA molecule during transcription, the mRNA must be translated to produce a protein. अगर जो पिछले प्रोसेस में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में एक आपका नया RNA कोड हुआ, ट्रांसक्रिप्ट हुआ है, जो आपका मास्टर RNA कहलाता है, तो उससे आपकी एक नई प्रोटीन का ही सिंथेसिस होगी। इन ट्रांसलेशन mRNA along with transfer RNA, tRNA and ribosome work together to produce protein. तो जो मैसेंजर RNA है इसका सपोर्ट करते हैं ट्रांसफर RNA, tRNA और राइबोसोम प्रोटीन के सिंथेसिस में। There are 3 important steps, namely initiation, elongation and termination. 3 स्टेप्स होते हैं इसमें। During initiation, the mRNA, the tRNA and the first amino acid together enter in ribosome. तो तीनों mRNA, tRNA और एक कोई पहला अमीनो एसिड है जो प्रोटीन में फॉस्फेट करेगा और राइबोसोम में जाता है। इन सेकेंड स्टेप, एडिशन ऑफ अमीनो एसिड one by one occurs by the formation of peptide amino acid. पहला अमीनो एसिड से mRNA से जुड़ जाएगा, फिर उससे अगला अमीनो एसिड, अगला अमीनो एसिड, उसका अगला अमीनो एसिड लगातार जुड़ते चले जाएंगे और एक पेप्टाइड चेन बनती चले जाएगी बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। इन थर्ड स्टेप, टर्मिनेशन अगर राइबोसोम हिट्स स्टॉप कोडॉन। तो अगर स्टॉप कोडॉन जैसे राइबोसोम में हिट करता है तो आपका प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है। यहाँ पे इसका फ्लो डायग्राम दिया गया है, दिखाए गए हैं आपका पहले डायग्राम्स में कलर्स चेंज करके जीन्स क्रोमोसोम का डायग्राम दिखाया गया है, या फिर DNA, जो DNA पूरे डायग्राम को हम क्रोमोसोम्स कहेंगे, या फिर जीनोम कैरेक्टर्स कहलाते हैं। इसके अंदर जो कैरेक्टर जो प्रॉपर्टी है वो जीनोम कहलाएगी। DNA मॉलिक्यूल की डबल हेलिक्स, इसके जो छोटे छोटे पार्ट हैं डिफरेंट कलर से दिखाए गए हैं, येलो कलर से, ग्रीन कलर से, ये
स्मॉल पार्ट जीन का है, ब्लॉक से जैसे दिखा रखा है, ब्लॉक से स्मॉल पार्ट। अगर जीन 1 को देखें तो यहाँ पे एक कोडिंग है, इसमें एक कोड है कोड ACC, फिर AA, फिर CCG, फिर AGT, ये कोड्स हैं आपका। और नीचे का एक ब्लॉक टाइप का बन जा रहा है, DNA स्टैंड डेफिनेट। तो ये DNA स्टैंड है और ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू इसकी कॉपी बन गई थी, जिसको हम लोग मास्टर RNA कह रहे थे। इसका सीक्वेंस 5 से उल्टा होकर 5'3" हो जाता है और इस कॉपी में हर ट्रिपलेट का एक अमीनो एसिड के लिए होता है। जैसे आपका कोडॉन, अगर UGG कोड आएगा तो ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड जुड़ेगा, फेनिल एलानिन जुड़ेगा अगर UUU होगा, और GGC होगा तो ग्लाइसिन जुड़ेगा, और UCA होगा तो सेरिटीन अमीनो एसिड जुड़ेगा। तो ट्रिप्टोफेन पे सबसे पहले ट्रिप्टोफेन जुड़ेगा, फिर उससे आगे PHE जुड़ जाएगा, फिर GLY जुड़ जाएगा, फिर SER जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ता हुआ चला जाता है। नई प्रोटीन बाय द ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो फर्स्ट स्टेप इज ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस इज ट्रांसलेशन प्रोसेस। There is other topics, inhibitors of translation of protein synthesis। तो प्रोटीन सिंथेसिस को रोकने के लिए जो कंपाउंड्स होते हैं वो दैट इज इनहिबिटर्स। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स इज अ सब्सटेंस दैट स्टॉप्स और स्लो द ग्रोथ ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल एट राइबोसोमल लेवल। तो ये क्या करते हैं, ग्रोथ को कम करते हैं या फिर स्लो कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। Inhibitors of both prokaryotic and eukaryotic protein synthesis। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए, एडीन, फ्यूसिटिक एसिड और टेट्रासाइक्लिन। ये जो इनहिबिटर हैं, ये जो कंपाउंड्स हैं जो बॉडी के बाहर से दिए जाते हैं या मेडिसिन हैं, दोनों में यूज होती हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस में। दूसरे टाइप के इनहिबिटर्स हैं जो केवल प्रोकैरियोटिक स्पेसिफिक होते हैं, केवल बैक्टीरिया की सेल में पाए जाते हैं, जैसे क्लोरम फेनिकोल, पोलिसीन, E3, इथ्रोमाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को इनहिबिट कर, बैक्टीरिया के सेल के अंदर के ट्रांसलेशन प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। तो इट मीन्स ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट नहीं करेंगे, तो ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो इथ्रोमाइसिन ड्रग्स है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग्स है, पोलिसीन, E3, क्रोम, ये सब एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स हैं, तो बैक्टीरिया को इनहिबिट करती हैं। दूसरी तरफ है इनहिबिटर स्पेसिफाई यूकैरियोट्स। ऐसे ड्रग्स जो यूकैरियोट्स के अंदर जो है